ऑनलाइन नवोदय में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं अंकगणितीय जो हमारा जो सेक्शन चल रहा है उसमें से 1 से लेकर के 1000 तक के अभाज्य संख्या। ये भी एकदम बहुत महत्वपूर्ण रहता है सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए। खास रूप से हम देखें तो नवोदय विद्यालय की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए 1 से लेकर के 200 तक के जो बीच में जो अभाज्य संख्या है उसको तो कंठस्थ रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा ये मदद देती है जब हम परीक्षा की तैयारी करते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं अभाज्य संख्या क्या है। देखिए, अभाज्य वैसे हम देखें शाब्दिक अर्थ में तो जो भाज्य संख्या नहीं है उसको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो बात यहाँ पर ये आ रही है कि भाज्य संख्या फिर है क्या चीज़। भाज्य कहने का मतलब है जो विभाजित हो सके, जो भाग जा सके, जो विभाजित कहने का मतलब जो जिसका जो है गुणनखंड के रूप में बंटवारा हो सके। अब यहाँ पर गुणनखंड क्या है, गुणनखंड के रूप में लिखने का अभिप्राय ये है, मान लो ये 6 है, 6 को जो है आप जो है गुणनखंड के रूप में लिखें तो 1 गुणित 6 के रूप में भी लिख सकते हैं, 2 गुणित 3 के रूप में भी लिख सकते हैं, या 3 गुणित 2 के रूप में भी लिख सकते हैं। तो ये यहाँ पर जो हमने जो लिखा है ना, इसी को बोलते हैं गुणनखंड। ठीक है, गुणा के रूप में लिखना। तो विभाजित होने वाली संख्या यही है विभाजित, यानी आप खंड खंड के रूप में लिखना। तो जो भाज्य संख्या किसको कहते हैं, जो विभाजित रूप में लिख सकते हो, गुणनखंड के रूप में लिख सकते हो। तो ऐसे तो सभी संख्याओं को जो हम गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं, 1 गुणित जो भी संख्या रहेगी इस टाइप का। तो यहाँ पर जो संख्या 1 और स्वयं से तो वो विभाजित हो ही जाती है। कहने का मतलब है कि 1 के पहाड़ा में वो सारी संख्याएं शामिल रहती हैं और स्वयं के पहाड़ा में भी वो शामिल रहती हैं। तो इन दोनों को छोड़ करके, मतलब ऐसे स्थिति को छोड़ करके यदि किसी दूसरे संख्या से वो विभाजित हो रही है उसको हम भाज्य संख्या कहेंगे। और अभाज्य संख्या जो केवल 1 और स्वयं से ही विभाजित होती हो उसको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि 1 से बड़ी कोई भी पूर्ण संख्या ये शामिल है। 1 को जो है शामिल नहीं किया जाता। 1 2 3 4 5 6 ये इस प्रकार से जो आपकी जो संख्याएं होती हैं उसमें से हम 1 को जो है नहीं मानेंगे। 1 को इसलिए नहीं मानते हैं, अब ये यहाँ पर रूल है कि 1 से बड़ी कोई भी पूर्ण संख्या, मतलब 1 से बड़ा जो है कोई भी पूर्ण संख्या ये हो सकती है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या में 1 शामिल नहीं है। तो उस हिसाब से देखें तो 2 है, 2 को जो है 1 गुणित 2 के रूप में लिखते हैं या 2 गुणित 1 के रूप में लिखते हैं, और भी कोई भी गुणनखंड के रूप में इसको लिखा नहीं जा सकता। तो यहाँ पर 1 और स्वयं को हटा देना है। क्या दूसरी संख्या है जिससे वो गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं? नहीं है। तो इसलिए 2 क्या है, अभाज्य संख्या होती है। वैसे ही 3 भी एक अभाज्य संख्या होती है क्योंकि 1 गुणित 3 के रूप में ही लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कंडीशन क्या है, 1 और स्वयं के अलावा किसी दूसरे संख्या से वो विभाजित नहीं हो रही है तो अभाज्य संख्या कहलाएगी। ठीक है, यहाँ पर 4 क्या है, 4 1 गुणित 4 के रूप में तो लिख सकते हैं, लेकिन साथ में हम 2 गुणित 2 के रूप में भी लिख सकते हैं। देखिए एक दूसरी संख्या आ गई। 1 और 4 के अलावा, मतलब स्वयं और 1 के अलावा भी 2 का गुणनखंड इसके रूप में हम लिख सकते हैं। तो इसलिए 4 जो है भाज्य संख्या है। ठीक है, जो केवल 1 और स्वयं से विभाज्य हो। ये देखिए दूसरी स्थिति को बता रहा था मैं। तो अभाज्य संख्या क्या है ये तो आप समझ गए होंगे। बहुत ही एकदम इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ से लेकर के बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछ देता है कि 1 से लेकर के 10 तक के या 1 से लेकर के 50 तक कितने अभाज्य संख्याएं हैं, उनकी संख्या बताइए। तो ये इस प्रकार से इसके लिए आपको ये बहुत ही मदद देने वाली है। आप इन चीज़ों को आप लिख सकते हैं। 1 से लेकर के 10 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये जो है आपका 4 अभाज्य संख्याएं हैं। कौन कौन सा, 2 3 5 7। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है वो है 2। ये भी प्रश्न पूछता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2। 1 नहीं है, 1 को छोड़ना है। ठीक है, कि 1 से लेकर के 100 के बीच में 25 अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि 1 से लेकर के 200 के बीच में जो अभाज्य संख्याओं की सूची कितनी है। यहाँ पर देखिए आप 1 से लेकर के 100 के बीच में मैंने लिख दिया है अभाज्य संख्याओं का पूरा लिस्ट। यहाँ पर लिख दिया है कि कौन कौन से अभाज्य संख्या हैं। कुल अभाज्य संख्या यहाँ पर जो है मैंने लिख दिया है 25। तो इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 151 157 163 167 173 179 181 191 193 197 और 199
99 ये अभाज्य संख्याएं हैं, कुल है 21। इसी तरीके से हम देखें 201 से लेकर के 400 तक के अभाज्य संख्याओं की सूची, ये आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर मैंने इस चीज़ को जो है बता दिया है। कुल है 16। आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हो, याद कर सकते हो। एडवांस तरीके में आप इसको पढ़ना चाहते हो तो ये चीज़ जो है आप लोगों को बीच में ये प्रस्तुत है। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके इन चीज़ों को जो है लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 1 से लेकर के 200 तक के बीच को जानना। आगे और जानने में भी कोई बुराई नहीं है, जितना आप ज़्यादा अध्ययन करेंगे उतनी ही आपके लिए अच्छा रहेगा। 301 से लेकर के 400 के बीच में 16 है अभाज्य संख्याएं हैं। फिर हम देखते हैं 401 से लेकर से 500 तक 17 है। फिर 501 से लेकर के 600 तक देख रहे हो कि 14 है। ठीक है, देखिए 601, 607 ये इस प्रकार से लेकर के 16 जो है अभाज्य संख्याएं हैं। फिर 701 से लेकर के 800 के बीच में 14 अभाज्य संख्याएं हैं। ये सारा चीज़ जो है आप नोट कर सकते हैं। और हम देखते हैं कि 800 से लेकर के 1000 तक के बीच में भी कुल जो है यहाँ पर 29 अभाज्य संख्या हैं। 801 से लेकर के 900 के बीच में 15 और 901 से लेकर के 1000 तक के बीच में 14। तो ये सारा चीज़ है अभाज्य संख्याएं। ऐसा नहीं है कि 1 से लेकर के 100 के बीच में ही अभाज्य संख्या हैं, बाकी अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या होती हैं उन चीज़ों को जो यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया। यहाँ देखिए 1 से लेकर के 1000 तक के बीच में जो अभाज्य संख्याओं की सूची है उसको सारणीबद्ध दे दिया है। यहाँ पर आप लिख सकते हो। ये टोटल जो है 1 से 100 के बीच में 25, 101 से लेकर के 200 के बीच में 21 है ना। ये सारा चीज़ जो है मैंने यहाँ पर लिख दिया है। आप चाहें तो इस चीज़ को नोट कर सकते हो। तो 1 से लेकर के 1000 तक के बीच में जो है जो कुल अभाज्य संख्याएं हैं वो है 168। ये इस चीज़ को आपको जो है याद रखना है। 168 अभाज्य संख्याएं हैं 1 से लेकर के 1000 तक के बीच में। ठीक है, यहाँ पर ये अभाज्य संख्याओं को जो शुरुआत में जो कौन कौन सी अभाज्य संख्या हैं इस चीज़ को जो है वो करने के लिए जो एक महान गणितज्ञ हैं जिनका नाम क्या है, एराटोस्थेनीज की छलनी, मतलब उनका छलनी है। वैज्ञानिक का नाम क्या है, एराटोस्थेनीज। तो उन्होंने क्या किया था, अभाज्य संख्याओं को जो है इस प्रकार से अलग किया था। एक को तो किसी भी हालत में जो है शामिल नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पर जो 2 अभाज्य संख्या है, ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अब हम ये देखते हैं कि 2 के गुणज मतलब 2 के पहाड़ा में जितने भी शामिल हैं वो सब सारे भाज्य संख्या कहलाएंगे। इसलिए आपको जो है इसको जो है 2 को काट देना। 2 के जितने भी पहाड़ा में आता है ना, मतलब जो सम संख्या हैं 2 तो रहेगा अभाज्य संख्या, लेकिन 2 से जो उसके जो गुणज है 4, 6, 8, 10 इनको आप काट सकते हो। ठीक है, तो उस हिसाब से देखें तो ये पूरा जिसकी भी इकाई में 2 रहेगा वो 2 के पहाड़ा में तो शामिल रहेगा। ये सारे जो है ये काट क्यों रहा हूँ इनको, ये सारे क्या हैं, भाज्य संख्या हैं। ठीक है, तो देखिए इसके छलनी में पहले ही छलनी में जो है सीधा सीधा आपके आधे जो संख्या हैं 1 से लेकर के 100 के बीच में आधे संख्याएं जो है ये छल करके अलग हो गए। फिर हम देखते हैं कि 3 का देखते हैं। 3 जो है उसके बाद जो है भाज्य संख्या है और 3 का विभाज्यता नियम आप देखोगे तो 3 के पहाड़ा में 3 दूनी 6, 6 भी क्या हो गया, 6 तो ऑलरेडी कटा है, 3 तिया 9 है ना, ये 9 भी कट जाएगा। फिर आगे हम देखते हैं 3 चौक 12 ये कटा हुआ है, 3 पंचे 15 ये देखिए 3 पंचे 15 में 1 और 5 को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, इसके अंकों को जोड़ोगे 1 धन 5 को तो हो जाएगा 6। तो 6 भी 3 के पहाड़ा में शामिल है, 3 6 9 3 6 9 इस प्रकार से होगा। तो इसको भी आप काट सकते हैं, 21 कटेगा है ना। और हम ये देखते हैं कि 27 भी कटेगा, 2 और 7 को जोड़ोगे तो 9 आएगा। इस प्रकार से देख लीजिए 3 3 6 ये भी कटेगा, ठीक, 39 भी कटेगा। और हम आगे देखें 45 भी कटने वाला है कि 51, 5 और 1 को जोड़ोगे तो 6 आएगा, तो ये इसको भी काट देते हैं। तो ये इस प्रकार से देखें तो ये सारे चीज़ जो है करते हैं, है ना। इसको आप नीचे तक इस प्रकार से काम आप कर सकते हो। फिर उसके बाद देखते हैं कि 5 जो है 2 और 3 के बाद छोटी अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर 5 के पहाड़ा में कौन कौन सा शामिल रहता है, जिसकी इकाई में 0 और 5 हो वो सब 5 के पहाड़ में रहता है। तो यहाँ पर 10 का तो हम ऐसे भी काट दिए हैं, 5 वाला को जितना भी है ना ये सारा चीज़ जो है कटने वाला है, ठीक है। तो इस प्रकार से फिर 7 का आएगा, 7 के पहाड़ा में देखेंगे। और ये जब आप काम करोगे ना 7 का, तो 7 के बाद जो है ये देखिए 7 11 77 इस प्रकार से इसको काटोगे, है ना, 63 ये भी कट जाए। तो ये इस प्रकार से जब आप लास्ट में देखोगे ना
तो आपको जो है जितने भी जो नहीं कटने वाले जो संख्या बचे रहेंगे वो सारे जो है अभाज्य संख्या रहता है। तो ये है एराटोस्थेनीज की छलनी, ठीक है, जिससे जो है हमको क्या पता चलता है कि 1 से लेकर के 100 के बीच में टोटल कितने अभाज्य संख्या हैं, 25 अभाज्य संख्या हैं। इसी प्रकार से देखिए आप 101 से लेकर के 200 के तक के बीच में जो अभाज्य संख्याएं हैं उसको भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है, तो आप इस चीज़ को जो भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। आप वीडियो पॉज करके जो है इस चीज़ को आप देख सकते हैं। अब आते हैं कि अभाज्य संख्याओं से जो महत्वपूर्ण जो गुण है इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। अभाज्य संख्या में 1 से बड़ी पूर्ण संख्या होती है। आप देख रहे हो शुरुआत 1 से बड़ी, मतलब आप 2, 3, 5, 7 यहाँ से शुरू हो रही है, मतलब कहें तो 1 से बड़ी पूर्ण संख्याएं सारे चीज़ें जो है अभाज्य संख्या कहलाती हैं। इसके ठीक 2 गुणनखंड हैं, एक अर्थात स्वयं की संख्या, इस पर भी हमने बहुत सारी चर्चा कर दिया है। केवल एक सम संख्या अभाज्य संख्या है अर्थात 2। आप देख रहे हो कि 2 ही एक सम संख्या है, उसके बाद तो सारे जो सम संख्या हैं वो भाज्य संख्या कहलाएंगे, ठीक है। कोई भी 2 अभाज्य संख्याएं हमेशा एक दूसरे की सअभाज्य संख्या होती है। आगे हम आपको बताएंगे सअभाज्य संख्या क्या होती है, ठीक है। कोई भी 2 अभाज्य संख्या हमेशा एक दूसरे के सअभाज्य संख्या होती है। सह का मतलब ये होता है साथ साथ, ठीक। तो प्रत्येक संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। प्रत्येक संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड, जब हम लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्त्य जब हम उसका अध्ययन करेंगे तब आपको पता चलेगा कि किस तरह से अभाज्य संख्याओं के सहारे जो है गुणनखंड के रूप में संख्याओं को लिखा जाता है, ठीक है। वैसे देखिए अभाज्य संख्या ढूंढने का एक आसान तरीका 2 और 3 के अलावा प्रत्येक अभाज्य संख्याएं 6n धन 1 6n ऋण 1 के रूप में, यहाँ पर मान लो हम लेते हैं n बराबर 1 है, तो उस हिसाब से देखें तो 6n की जगह में हम क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे और धन 1। तो इसका हल यदि करके देखते हैं तो क्या हो जाएगा, 6 कम 6 धन 1 यानी हो जाएगा 7। तो 7 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। इसी प्रकार से हम देखें n की जगह में हम यदि ले लेते हैं 2, तो 6 गुणित 2 धन 1 मतलब हो जाएगा 6 दूनी 12 और धन 1 13। तो ये 13 भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है। इस प्रकार से हम n के जगह में यदि 3 ले लें तो 6 तिया 18 धन 1 यानी हो जाएगा आपका 19। ये इस प्रकार से हम देख रहे हैं सारे अभाज्य संख्याओं को 6n धन 1 के रूप में हम लिख सकते हैं, या इसका जस्ट उल्टा 6n ऋण 1 के रूप में भी इसको लिखा जा सकता है। अब हम आगे और देखते हैं अभाज्य संख्याओं के गुण को लेकर के हम और देख रहे हैं यहाँ पर कि 5 और 9 एक दूसरे के क्या हैं, सअभाज्य संख्या हैं। 5 का गुणनखंड देखोगे तो रहेगा 1 गुणित 5 मतलब 1 और 5 इसका गुणनखंड है। इसी प्रकार से देखें तो 9 के गुणनखंड में आप देख पा रहे हो कि 1 है, 3 है और 9 है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि उनका जो सामान्य जो गुणनखंड है, मतलब जो दोनों में उभयनिष्ठ है, एक के अलावा कोई है ही नहीं, एक के अलावा कोई दूसरा अंक जो है ही नहीं, इसलिए वे एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, सह अभाज्य संख्याएं कहलाएंगे। इसी प्रकार से देखें 6 और 11 सह अभाज्य संख्या है, क्योंकि उनका उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है केवल 1 है। 6 का गुणनखंड हम देखें तो 1, 2, 3 और 6 है, और 11 का गुणनखंड देखें तो 1 और 11 है। तो यहाँ पर जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ मतलब जो दोनों के गुणनखंड में शामिल हो, उसको हम उभयनिष्ठ गुणनखंड कहते हैं। केवल 1 है, इसलिए ये दूसरे के क्या हैं, सह अभाज्य संख्या कहलाती हैं। तो आशा है आपको समझ में आ गया होगा कि सह अभाज्य संख्या क्या है। आप थोड़ा सा ये भी सोच रहे होंगे कि 5 और 9 में 5 को हम देखें तो अभाज्य संख्या है, लेकिन 9 जो है क्या है, भाज्य संख्या है, फिर एक दूसरे के कैसे सह अभाज्य संख्या हो गई। हाँ, सह अभाज्य होने के लिए कि जरूरी नहीं है कि दोनों क्या हो, अभाज्य संख्या हो, ठीक है। यहाँ पर देखिए 18 और 35 जो आप देख रहे हो कि दोनों आपस में क्या है, भाज्य संख्या हैं यदि हम देखें तो, लेकिन ये एक दूसरे के सह अभाज्य संख्या कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका उभयनिष्ठ गुणनखंड आप देखोगे तो केवल 1 है। 18 का गुणनखंड देखते हैं तो यहाँ पर 1, 2, 3, 6, 9 और 18 है। 35 का देखोगे कि 1,
5, 7, 35 है। यहाँ पर साझा जो है, जो गुणनखंड एक के अलावा कोई दूसरा संख्या तो है ही नहीं, इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि उनका सामान्य गुणनखंड केवल 1 है, इसलिए वे एक दूसरे के सह अभाज्य संख्या कहलाएंगे। तो ये कंफ्यूजन भी आपका दूर हो गया होगा कि सह अभाज्य संख्या है क्या चीज, इसको लेकर की भी क्वेश्चन उठाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि भाज्य संख्या क्या है और अभाज्य संख्या क्या है। दोनों के बीच में जो तुलना देखते हैं, दोनों के बीच में जो अंतर है, इसको लेकर के हम देखते हैं कि संख्याएं एक से बड़ी होनी चाहिए जिनमें केवल 2 गुणनखंड हो, एक और स्वयं। मतलब आप देखते हैं कि इसका गुणनखंड के रूप में हम देखें, अभाज्य जो संख्या है उसका 2 ही गुणनखंड रहेगा, एक तो वो स्वयं रहेगा और उसका एक रहेगा। एक तो सबका रहता है, ठीक है, गुणनखंड। आप एक के पहाड़ा में सब शामिल हैं और वो स्वयं के पहाड़ा में भी शामिल रहेगा, मतलब गुणनखंड। लेकिन यहाँ पर भाज्य संख्या देखें तो एक से बड़ी संख्याएं तो होती हैं और कम से कम 3 गुणनखंड होना चाहिए। जैसे हम देखते हैं कि 4 है, 4 के लिए 1 रहेगा और 4 तो रहेगा ही, 2 तो हो गया। लेकिन हम देखें कि इसको 2 × 2 के रूप में भी लिख सकते हैं, यानी 2 भी शामिल है, इसलिए 4 क्या है, भाज्य संख्या है। 2 सबसे छोटी और एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, और यहां पर हम देखें तो 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है। इसके अलावा हम ये देखें कि अभाज्य संख्याओं का जो उदाहरण है कि 2, 3, 5, 7, 11 इत्यादि हैं, यहाँ पर हमने पहले भी अध्ययन कर लिया है। ठीक है, और भाज्य संख्या का हम उदाहरण देखें तो 4, 6, 8, 10 इत्यादि हैं। अब हम देखते हैं थोड़ा सा महत्वपूर्ण तथ्य कि एकमात्र सह अभाज्य संख्या, बार बार इस चीज़ को जो है मैं नोट करा रहा हूँ आप लोगों को कि 2 है, और पहली जो 5 अभाज्य संख्याएं हैं इनको भी आप नोट करके रखिए, क्योंकि जब लघुत्तम समापवर्तीय या महत्तम समापवर्तक जब निकालते हैं ना, तो इनकी आवश्यकता बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है। ठीक है, तो 2, 3, 5, 7, 11 इस चीज़ को जो है आप अच्छे तरीके से दिमाग में बिठा लीजिए। सभी अभाज्य संख्याएं विषम नहीं होती। क्यों? आप देख रहे हो कि 2 जो है क्या है, अपने आप में सम संख्या है और अभाज्य संख्या है। ऐसा इसलिए है क्योंकि 2 एक सम संख्या है और एक अभाज्य संख्या भी है, और तो वास्तव में 2 ही एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। यहाँ पर ये जो शब्द आया ना, सम अभाज्य संख्या, वो केवल क्या है, 2 है। एक न तो अभाज्य संख्या है और न ही भाज्य संख्या है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से अभाज्य संख्याओं के बारे में आपने बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर ली होगी। आशा है आपको जो है ये वीडियो बहुत ही जानकारीप्रद लगी होगी। एक संपूर्ण तैयारी के हिसाब से हम वीडियो बना रहे हैं, तो आप हमसे ज्वाइन हो जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और भी जुड़ने के लिए जैसे आप ऐप से इंस्टॉल भी कर सकते हैं। जीवंस कोचिंग के नाम से आप लिखोगे ना गूगल प्ले स्टोर में, तो ये वाला लोगो आपको दिख जाएगा। वहाँ पर आप जो है स्टूडेंट या पेरेंट के रूप में जो है हमसे जुड़ जाइए, पंजीयन हो जाइए, ताकि हम आपको एक सही समय में गाइडेंस दे सकें। ठीक है, हम मिलते हैं फिर एक नए अध्याय को लेकर के।